सभी लोगों को का आनंद टारगेट में आज नंबर सिस्टम के पार्ट 6 में स्वागत है। सभी लोग को सुप्रभात। जैसा कि कुछ बच्चे कल कह रहे थे कि सर वीडियो नहीं पहुंच पाया, तो आपसे हमने कहा है, जो भी कहा है, कि कल चूंकि बाबू संडे था और चूंकि अपना भी पढ़ना होता है, तो संडे के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं तो कंटिन्यू आपको वीडियो जाएगा। और हम बहुत जल्द, हमने आपसे पहले भी कहा है कि बहुत जल्द हम आपको जो है यूपी स्पेशल, पहले यूपी स्पेशल और आपका जो है लेखपाल के दृष्टिकोण से आपका ग्रामीण परिवेश, ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपको शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें वो बच्चे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें जिनका जो है CCC हो चुका है या CCC के लिए बुद्धिमानी है कि वो आवेदन करते हैं। और लेखपाल की भर्ती, अब ज्यादा नहीं कहना है, लेखपाल की भर्ती के एक एक एलिमेंट, एक एक अवयव की जानकारी हम आपको प्रस्तुत करेंगे। तो चूंकि आप नंबर सिस्टम का नोट्स बना रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर परसेंटेज या और भी एक लेसन लेकर चलिए। चूंकि ये लेसन हमने पहले भी कहा था कि लेसन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हर टॉपिक को आपको क्लियर करना है। अब बताइए कि अगर हम कोई भी टाइप आपसे छोड़ेंगे तो क्या आपके लिए प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाएगा? आप बताएं, आप प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तो ये समझ जाइए कि आज या कोशिश रहेगी कि आज ही इस चीज को हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दें और इस पे एक बेहतर आपको प्रैक्टिस करा दें। और प्रैक्टिस का जो स्तर होगा, वो जो चीजें हैं वो आपको अच्छे कंपटीशन के क्वेश्चन को हम आपको नंबर सिस्टम में आए हुए क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। और हमने आपसे पहले भी कहा कि ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट सबके लिए बेस्ट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। मैथ के लिए, चाहे वो हिंदी हो और चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव हो, रीजनिंग हो, ठीक है। चलिए, तो समय न व्यर्थ करते हुए आगे शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए सैंपल पर लिखा गया है, कुछ चीजें हम पहले ही लिख देते हैं, इसलिए लिख देते हैं कि आपका समय बचत हो। लेकिन हमको एक एक टॉपिक को आपको नोट्स करना है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से दीजिए। ये शायद आज ही शायद नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए लिखा गया है विभाजिता के नियम, ये पार्ट 6 है, 2 से 11 तक। इसी सीक्वेंस में जो आपका पार्ट 5 गया है, उसके बाद पार्ट 6 को लेकर के नोट्स में आप जो है लिखना शुरू कर दीजिएगा। हम इसको बस पढ़ देते हैं और इसका विश्लेषण कर देते हैं, इस पे क्वेश्चन जो बनेगा। और एक बात और मजे की, इन पॉइंट से आपको आने वाले जितने भी लेसन हैं मैथ के, उनसे आपको बहुत ही सहूलियत मिल जाएगी। और एक टाइप का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, इसलिए उसकी भी चर्चा हम आपसे कर देते हैं। 1 स्टार का क्वेश्चन सरलीकरण में पूछा जाता है, तो वो बातें वहीं पर हम करेंगे। देखिए नंबर सिस्टम में जितनी बातें होंगी उतना ही हम रखेंगे, बाकी जो सिंप्लीफिकेशन में होगा, जहां जहां पर है वहीं पर हम चर्चा करेंगे। हमको हाँ इधर उधर नहीं, जहां पे जो बातें बताई जाएंगी, जो उसका लेसन है, उतना ही बात हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा गया है कि 2 से, अब यहाँ पे देखिए सीधे हम बोल देते हैं 2 से, यानी आपका 2 से कह रहा है तो 2 जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह 2 से विभाजित होगा। अब जैसे मान लीजिए 924 है, तो 924 आपकी इसके इकाई में क्या है, 4 है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगा। तो इसका फायदा क्या हुआ? अब जैसे आप जो है भिन्न के पॉइंट को हल करते हैं, ऊपर 5 से कटेगा, नीचे किससे कटेगा, किससे विभाजित होगा, तो वो सब चीजें आपको दिक्कत करती हैं। कुछ बच्चे जो एकदम लेवल थोड़ा सा लो है, तो उसके लिए उनको दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, हम हैं आपसे पहले भी कहे, ऑफलाइन क्लास में भी कहते हैं कि हम आपको सिखाएंगे। 3 जिस संख्या का योग मान देखिए योग मान 3 से विभाजित हो,
वह जो है आपका किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा। जैसे आपका यहाँ पे देखिए 8 7 15, यहाँ पे देखिए अभी हम इसके बाद बाहर भी बात कर लेंगे। 8 7 15 5 20 7 27, इसका जो योगफल बना 27, 3 9 27, यानी आपका 3 से डिवाइड होगा। अच्छा, जिस संख्या का इकाई दहाई, ये आपको हमने इकाई दहाई वाले में भी पढ़ा लिखवा दिया था नोट्स करके, कि जिस संख्या का इकाई दहाई 4 से विभाजित हो या शून्य का जोड़ा हो, वह संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये 16 है, तो ये संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। 5 से जिस संख्या के इकाई में 0 या 5 हो, जिस संख्या की इकाई में 0 या 5 हो, वो 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। यानी आपका ये 5 है और ये क्या है, 0 है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपका 5 का पहाड़ा है, तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, तो उसकी इकाई में क्या गिरेगा, 0 या 5, या 5 किसी भी, जैसे 25 का ही पहाड़ा है तो 25 के 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, तो उसके इकाई में या तो 0 होगा या तो 5। यानी कहने का तात्पर्य सीधे सीधे है कि अगर 5 है, अगर 5 है इकाई में, तो वो अपना जब भी पहाड़ा बनाएगा वो अपनी इकाई में 0 या 5 देगा, 0 या क्या देगा, 5 देगा। अब देखिए 6 है, 6, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। 6 जो संख्या 2 और 3 दोनों के नियमों का पालन करे, 2 और 3 का मतलब 2 का क्या नियम है, यानी 0 2 4 6 8, और 3 का क्या है, योगमान। तो दोनों के नियमों का अगर पालन करती है तो वो संख्या 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। और आप पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ बच्चे से ऐसे कहीं कर यार तो स्टार वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे देखिएगा। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आज ही कंप्लीट कर दें, चाहे 1.5 घंटे का वीडियो हो चाहे 2 घंटे का, तो आप करिए। 8 7 15 5 20 1 21, ये 3 का रूल अप्लाई कर रहा है और इसके इकाई में 0 है, तो 2 और 3 दोनों का रूल अप्लाई हो गया, तो ये 6 से डिवाइड हो गया। देखिए 7 का क्वेश्चन कम से कम हम 10 बुक की बात करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं, 7 वाले स्टार का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन आप जाना करिए। यदि इकाई अंक को छोड़कर, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का 2 गुना घटाने पर यदि 7 से विभक्त हो, तो वो संख्या 7 से विभक्त होगी, जैसे 882। तो बाबू जगह नहीं है, हम इसको हटा देंगे, तब उसके बाद इस पर चर्चा कर लेंगे कि आखिर मामला क्या है। 8 से वही संख्या 8 से विभक्त होगी जिसका सैकड़ा मान या ट्रिपल शून्य हो, जिसका सैकड़ा मान या ट्रिपल शून्य हो, वह जो है सैकड़ा मान आप देख सकते हैं 816, यानी 8 कम 8 फिर 0 आएगा, 8 दूनी के 16, यह संख्या 8 से क्या होगी, डिवाइड होगी, या 8 से विभाजित होगी। 9 से यदि संख्या का योगमान 9 से विभक्त हो, तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी। अब जैसा कि 9 का 3 का रूल है, जैसा कि 3 का रूल है, वैसा ही किसका रूल है, 9 का, तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। और 0 10 की बात करते हैं, जिस संख्या की इकाई में 0 हो, वह जो विभक्त होगी किससे, 10 से, यानी 0। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वह क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है 11 वाला। तो इसको आप कायदे से वीडियो को रोक करके एक एक बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हम आपका मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके और जीएस का, कुछ बच्चे ये नहीं जानते, हम पहले जीके जीएस भी आपको था, चूंकि हम लोग कंपटीशन फाइट किए हैं तो सभी समूहों को लेकर के फाइट किए हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। जीके जीएस की समस्या हम आपकी दूर कर देंगे। यूपी स्पेशल, ग्रामीण परिवेश, ये आप इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम एक थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे समझिएगा, ये पार्ट 6 है, अब और इसी के साथ जोड़िएगा, पार्ट 6 है। अच्छा, एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, कुछ बच्चे हमको फोन करते हैं कि सर ऐसे पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बच्चे हमको फोन कर रहे हैं कि सर ऐसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है बिना गुरु दक्षिणा के।
तो इसके लिए हम आप पे निर्णय सौंप देते हैं। आपको जैसा उचित लगता है, जैसा उचित लगता है कि नहीं होना चाहिए गुरु दक्षिणा, तो आप जो है बाकायदा कमेंट करके आप भेजिएगा। हम आपको जो है रास्ता बताएंगे कि कैसे हमको जो है पैसा चाहिए। लेकिन एक बात है कि हमको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हम आपसे पहले बात करें, हमको पैसा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आपको जो लगता है कि नहीं इतना होना चाहिए, आप उतना जो है बात करिएगा, लेकिन इस पे मौन मत रहिएगा। चूंकि देखिए मेहनत लगता है, आपको पढ़ाने में मेहनत लगता है। ऑफलाइन से कहीं अधिक टीचर के लिए ऑनलाइन में मेहनत लगता है, चूंकि इस पे हर बातों को आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो अगर आप मानव हैं तो आप समझिएगा कि नहीं इंसान को का मूल्य कुछ न कुछ होना चाहिए। इस पे मौन मत होइएगा। ऐसा नहीं कि आप मौन हो जाएंगे तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में अगर आप थोड़ा सा अगर कृपा कर देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा, और भी हम ऊर्जावान महसूस करेंगे। और हम कभी भी किसी को धोखा नहीं दिए कि आज हम वीडियो बना रहे हैं कल बंद कर देंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारा शौक है पढ़ाना, हमारे अंदर जो है पढ़ाने हमको अच्छा लगता है। बेहतर ढंग से पढ़ाएं, एक एक पॉइंट पढ़ाएं, हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, बस इतना समझिए, ठीक है। तो आज इस पे जो है अपनी राय जरूर भेजिएगा, और आप जो है हाँ इसका हम आज इंतजार करेंगे। तो विभाजिता 2 से 11 तक पार्ट जो है 6 हो गया, 6 वाला पार्ट है। अब लिख लीजिए 11 से, तो 11 से लिख लें, 11 से। तो 11 से क्या लिखेंगे, 11 से विभाजित, 11 से विभाजित करने के लिए 2 पॉइंट आप कर लीजिए। सभी संख्याओं को अल्टरनेट, हम ऐसे लिख देते हैं, सभी संख्याओं को अल्टरनेट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि सभी संख्याओं का योग मान का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभक्त होगी। तो वह संख्या 11 से क्या होगी, विभक्त होगी। इसको नोट कर लें। तो वह संख्या 11 से क्या होगी, विभक्त होगी। अभी अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने आपसे लिया 12, 34, 2। आप समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा। पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, और इस पॉइंट को नोट करने के बाद इसके नीचे वाले तथ्य को आप बेहतर ढंग से समझिए कैसे करना होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या बिना पढ़े हुए इस टॉपिक को हल कर पाएंगे? आप नहीं हल कर पाएंगे। जहां पे जो चीजें नियम की आवश्यकता है उसका जानना आपके लिए जरूर आवश्यक होगा, चूंकि आप हमेशा, हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ नियम जानना जरूर। जैसे देखिए अल्टरनेट, सभी संख्या को अल्टरनेट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक संख्याओं को यक्स और वाई ऐसे लिख लीजिए, समझिएगा हमारे बात को। यक्स और वाई अल्टरनेट लिख लिए, यहाँ पे, यहाँ से उठाएंगे, एक अगर यहाँ पे रखे तो 2 यहाँ पे रखेंगे। फिर से देखें,
जैसे मान लीजिए हमने कहा कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी, तो यह संख्या पहले 1 रख लिए, फिर 2 नीचे रख लिए, फिर 3 ऊपर आएगा, जैसे अल्टरनेट जैसा शब्द है, अल्टरनेट रखते हैं, फिर प्लस जो है 4 होगा, फिर 12 ऊपर किसकी है 2 होगा। अब सभी का, यदि सभी संख्याओं का, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यदि सभी संख्याओं का योग मान, यानी 3 2 5 6 और यहाँ पे 4 2 6, तो सर्वांतर, या एक शब्द बोलेंगे मैथ का सर्वांशम, जो अधिक होगा, यानी जो अधिक, चाहे ऊपर वाला अधिक हो या नीचे वाला अधिक हो, इसका अंतर अगर करेंगे, यदि शून्य हो जाए, यदि शून्य हो जाए या 11 का गुणज हो, तो 11 का गुणज मतलब 11 का पहाड़ा, यानी 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाए, 44 हो जाए, तो इतना नहीं जाता है, शून्य या 11 हो जाए तो वो संख्या 11 से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। फिर से समझे, मान लीजिए कि ये 5 डिजिट मान में है, 6 भी होगा, तो यहां से एक x मान लिए, एक y मान लिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 2, तो 2 1 3 1 4 2 6, 4 2 6, दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए तो संख्या 11 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। अब इस पे हम क्वेश्चन करा लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा, थोड़ा सा इसको भी ऐसे भी देख लीजिए, जैसे हमने कहा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 2 जैसे मतलब जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 हो। अच्छा एक बात बताइए, 2 3 5 4, अगर हम इसकी बात करें तो ये संख्या 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 2 3 5 7, अगर यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेगा, या तो पूरी तरह से विभाजित होगा और या तो शेषफल छोड़ेगा। तो अगर शेषफल छोड़ेगा तो अगर इसमें हम 7 में 2 का भाग दे देंगे, बस 7 में 2 का भाग दे देंगे, 2 3 6, यानी हमको आगे की संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, यानी हमका शेषफल क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। 3 का देख लेते हैं, फिर से आपको जो है, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, हाँ देखिए देखते हैं, 8 7 15 5 20 7 27, यानी कुल मान जो है 27 हुआ, यानी 3 9 27। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम आपको जो है 8 लिख देते हैं, तो अगर आपकी संख्या विभाजित नहीं होगी तो शेषफल बनाएगी। तो 8 7 15 5 20 7 27, और 27 और 8 35। अब समझ सकते हैं, 27 और 8 35, और 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, ये आपका डिवाइड खत्म हो गया, 3 एकम 3, यानी शेषफल क्या होगा, 2 होगा। क्लियर। 4 का ही बात करते हैं, तो 4 में क्या है, 4 5 या तो शून्य का जोड़ा या तो 4 5 1 6, यह संख्या जो है, अगर मान लीजिए कि यह संख्या नहीं दिया गया है, ये संख्या नहीं दिया गया है, तो शेषफल बनाएंगे, तो हमको सिर्फ इकाई दहाई से मतलब है, 4 चौके 16, एक शेषफल छोड़ेगा। क्लियर। आपको यहाँ बात समझ में आ रही है। आपका यहाँ पे जैसे 5 3 5, क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी, हाँ 5 से विभाजित होगी, इसके इकाई में 5 या 0। 6 की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हटा देते हैं, ये सब समझ लिए हैं आप, इसको हमने हल्का सा सारांश टाइप का समझा दिया। जैसे 6 से, तो 6 से डिवाइड की बात करें तो 6 से डिवाइड क्या होगा, तो 6 की बात अगर करें, जैसे मान लीजिए क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होगी, तो अब यहाँ पे देखा जाता है, देखिए आप 11 तक अगर नियम जानते हैं तो बहुत सारी बातों को क्लियर हो जाएगा। अगर हम प्रैक्टिस में देखेंगे कि 13 होगा 17 होगा 19 का होगा, तो वैसे भी नियम हम आपको बता देंगे। आप इसके लिए हमने कहा कि इसके बाद एक क्लास लेंगे जिसमें आपको पूरी बातें, जितने भी कुछ बातें छूट गई होंगी उनको हम एक जगह रखेंगे। तो 8 7 15 5 20 7 27, 0 करेंगे तो 27। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कहना चाहते थे, 6 चूंकि 2 गुणे 3, इसका गुणनखंड होगा तो 6 बराबर 2 गुणे 3, तो इसमें 2 भी है 3 भी है, यानी दोनों के नियम का पालन होना चाहिए। तो 2 का नियम तो सीधे सीधे इकाई में दिखाई देगा, 0 2 4 6 8, और 3 का जो होगा वह योगी मान 8 7 15 5 20 27, यानी 3 का भी रूल पालन होगा। अब जैसे हमने आपको 7 की बात कही, तो जो 7 की बात कही, जैसे हमने 7 की बात कही, जैसे हमने कहा कि 882,
इसको हम समझाना चाहते हैं जो आपको हमने लिखवाया है। तो हमने क्या कहा कि इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक का क्या दोगुना, इसमें 2 का हमने गुणा कर दिया, 2 दूनी के 4, और जो जो संख्या बची है इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये बचा 84। और यह जो 84 बचा, अगर यह 7 से डिवाइड है, जैसे 84, अगर यह 84 7 से डिवाइड है, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, तो यह संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। मतलब समझिए, इकाई अंक का दोगुना, और जो इसके बाद, अब इसमें से नहीं घटाना, जो बची है संख्या, चाहे वो दहाई में बची हो चाहे सैकड़ा में बची हो, उसका अंतर करते हैं, और जिस अंतर में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर है? आप देख लेते हैं। अब किसका करते हैं, 8 का। तो 8 का क्या नियम है, 8 का जो नियम है, सैकड़ा मान। कौन सा मान, सैकड़ा मान। सैकड़ा मान जैसे मान लीजिए हुआ ये, या ट्रिपल शून्य हो या ट्रिपल शून्य हो, तो आपको ये संख्या मान लीजिए हम 5 7 लिख लेते हैं। तो आपको सिर्फ सैकड़ा देखना है। क्या देखना है, सैकड़ा देखना है। अगर सैकड़ा आगे की संख्या, तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि स्टार के क्वेश्चन आपके हल होते हैं। और आपको, चूंकि हमने आपसे पहले ही वीडियो में कहा था कि मैथ के 5 शुरुआती लेसन होते हैं जो मैथ के बेस को स्टार्ट करते हैं, और यकीन मानिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं, और शायद ये सब शायद शब्द नहीं कहना चाहिए, सब ईगो टाइप का बोलता है, लेकिन हम इसको बात कहते हैं, यकीनन जितने टाइप के क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं, किसी भी ऑनलाइन क्लास में आपको नहीं बताया जाएगा। ये हम इसकी गारंटी देते हैं, आप समझिएगा, आप इसकी गारंटी देते हैं, क्योंकि हमने इस पे 11 साल रिसर्च किया है इस टॉपिक पर, जो है चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके जीएस, उसमें हमने 11 साल पर मतलब इस पे रिसर्च किया है। 18 से 19 घंटा हमने स्टडी किया है। और जिस रूम में आप ये देख रहे हैं वो हमारा स्टडी रूम ही है। हम सुबह पढ़े और आपको जो है अपना आप सब्जेक्ट पढ़े, और आपको जो है अपना, आपको मैथ है, मैथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं, और इसके लिए माफी चाहेंगे अगर आपको ये लगेगा कि ये ईगो बोलना है, तो ऐसी बात नहीं मोर बाबू। तो आप यहाँ पे समझिए। अब बात किसकी करते हैं, 9 की। तो 9 की बात अगर करें तो 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 से लिखिए 9। और 3 का नियम क्या समझते हैं, योग्यमान, योगमान। तो अगर योगमान है, जैसे मान लीजिए क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब चूंकि भाग देंगे तो समय लगेगा, भाग देंगे तो क्या लगेगा, समय लगेगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, 8 7 15 5 20, 20 7 27, 27 3 30, और 30 6 36, यानी इसका योगी मान 36 हुआ, यानी 9 चौके 36 आपको यहाँ पर 9 से डिवाइड होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्टार लगा देगा, यहाँ पे एक संख्या छुपा देगा, और आपको 4 विकल्प देगा। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसी रखी जाए कि ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, 9 से विभक्त हो जाए। ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में आप जो चारों विकल्प है उस विकल्प को यहाँ पे रखेंगे, और हम पहले हम जोड़ लेंगे, और वही विकल्प जोड़ेंगे ताकि जो योग मान बन रहा है वह 9 से क्या हो, पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो उसी विकल्प को हम टच करेंगे। अब इस पर क्वेश्चन करा दे रहे हैं। 10 तो बेहतर जानते हैं, 10 के 10, 10 के 20, 10 के 30, तो उसके इकाई में क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, तो वो संख्या 10 से क्या होगी, विभक्त होगी। क्लियर, इतनी तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसको आगे जो है, जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य हो, तो
स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। जैसे ए विकल्प 0, बी विकल्प 1, सी विकल्प 6 और डी विकल्प आपका 9। तो यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है। अब चूंकि 9 का जो है नियम आपको बेहतर पता है कि 9 का नियम क्या होता है, तो जो 9 का नियम है वह योगी मान, अभी जस्ट आपने पढ़ा 9 का योगी मान, तो आप यहाँ पे रखेंगे, चूंकि आपको किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, तो पहले आप योगी मान देख लीजिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 14 7 21। तो इतना तो योग मान हो गया। चूंकि यहाँ पे एक स्टार लगा है, तो 21 में हम क्या जोड़ें कि जो योगफल है वो 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 21 में 0 जोड़ेंगे तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, 21 से रह जाएगा। 2 जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा, 21 तो 22 होगा। 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और जो 6 जोड़ेंगे तो 27, जो कि 9 से पूर्णतया डिवाइड होगा, यानी 9 से पूर्णतया विभाजित होगा। तो कौन सा विकल्प चयन करेंगे, सी। कौन सा विकल्प चयन करेंगे, सी करेंगे। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा एक ज्यादातर क्वेश्चन आपको 11 वाली बात होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा 7 3 8 ए 6 ए 11 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो 11 का क्या है, अल्टरनेट, माइंड में आना चाहिए, अल्टरनेट रखते हैं। तो आपको यहाँ पे होगा, हम x और y एक पॉइंट बना लिए, x और y पॉइंट बना लिए, 7 3 8 फिर a फिर 6 फिर a। अब यहाँ पे देखिए दोनों a समान है। अच्छा, हमने विकल्प दिया ही नहीं। जैसे विकल्प हमने कहा a विकल्प 4, b है आपका 7, c है 8 और d है आपका क्या, 9। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे a है 7 8 6 3 a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यह जोड़ेंगे। याद है कि दोनों का अंतर चाहे ऊपर से नीचे घटाएं चाहे नीचे से ऊपर, जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटाएंगे। उनका अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज। तो 8 7 15, 15 6 21। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको करना है, दोनों a है, दोनों क्या है, a है। अगर हम 4 रखते हैं तो दोनों का मान 4 होगा। तो 4 4 8 3 11, 4 4 8 3 11। अगर यहाँ पे 11 रखते हैं तो क्या 21 और 11 का अंतर 0 या 11 का गुणज होगा, नहीं होगा। तो ये तो ऐसे ही फाल्ट हो गया। 7 रखते हैं तो 7 7 14 और 14 3 17 और 21 में से 17 घटाएंगे तो क्या 0 या 11 का गुणज होगा, नहीं होगा। फिर हम किसको रखते हैं, ये भी खत्म। फिर 8 रखते हैं तो 8 8 8 16 और 16 और 3 19, 8 8 16 और 16 3 19। तो 16 3 19 हुआ। तो क्या ये विकल्प बनेगा, 19 हुआ। 21 में से 19 घटाएंगे तो आपका क्या हुआ, 3, नहीं होगा, नहीं सर 2 नहीं होगा। 9 रखते हैं तो 9 9 18, 9 9 18, ये भी फाल्ट हो गया। 9 9 18 18 3 21, इनका अंतर क्या होगा, 0। तो कौन सा विकल्प सही होगा, डी। कौन सा विकल्प सही होगा, डी। बात क्लियर है, बात सभी चीजें क्लियर है, तो आपका 0। ठीक, चलिए अब इतनी बात जो है विभाज्यता का नियम आपका क्लियर हो चुका, और इस पे थोड़ा सा काम है भैया। देखिए बिना काम इसको किए हुए आप सोचेंगे कि ऊपर ऊपर से पढ़ लें, नहीं हो पाएगा। एक बार मेहनत बस करनी चाहिए, लाइफ बदल जाएगी मोर बाबू। एक बार सिर्फ मेहनत कर लीजिए। और हमने आपसे पहले भी कहा कि मुसीबत में ही इंसान सीखता है, और आपके ऊपर इससे बड़ा मुसीबत नहीं हो सकता, आप समझिए। और शायद
आपको ये समझ में आ रही होगी बात हमारी कि आखिर हकीकत में क्या है। तो यहाँ पे बात समझ रहे हैं। अगला लिखिए, भाज्य अभाज्य पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप डालिएगा, टाइप भाज्य एवं अभाज्य पर आधारित प्रश्न। चलिए यहां पे देखते हैं, भाज्य एवं अभाज्य पर आधारित प्रश्न। तो देखिए हमने आपसे कहा था प्राकृतिक बोल दिए, सम बोल दिए, विषम बोल दिए। अब हम आपको अगला पॉइंट लिखते हैं। तो पहले लिखिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो पहले भाज्य का हेडिंग डालिएगा। देखिए ऐसे इसमें क्वेश्चन हमेशा टेट में भी पूछे गए हैं, सुपर टेट में भी पूछे गए हैं, यूपीएसआई में भी पूछे गए। ऐसे क्वेश्चन एक बार यूपी लेखपाल जो हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो भाज्य का क्या डिफिनेशन है? पहला, ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त एक से विभक्त हो। पहला लक्षण, स्वयं के अतिरिक्त एक से तथा किसी अन्य संख्या से क्या हो? विभक्त हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे? भाज्य संख्या की, ये हमेशा इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। भाज्य संख्या की सबसे, हम शब्द दे बोल रहे हैं, सबसे या प्रारंभिक इकाई क्या होता है? प्रारंभिक इकाई 4 होता है। तीसरा पॉइंट, दो भाज्य संख्याओं का योग सदैव भाज्य होता है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त एक तथा किसी अन्य संख्या से विभक्त हो, भाज्य होगा। भाज्य संख्या की सबसे छोटी इकाई 4 होता है। इसको पॉइंट नोट किया। यूपीएसआई में एक पॉइंट पूछा, अब वहां पे भ्रम हो जाता है। दो भाज्य संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? भाज्य होता है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 45, तो 45 भाज्य है। क्यों? क्योंकि 45 को 45 विभक्त करेगा, एक विभक्त करेगा, इसके अलावा 3 विभक्त करेगा, 5 विभक्त करेगा, 9 विभक्त करेगा। तो किस श्रेणी में जाएगा? भाज्य की श्रेणी में जाएगा। और भाज्य की स्टार्टिंग, अच्छा एक बात बताइए, अब आपसे हम एक बार पॉइंट पूछते हैं, क्रमागत संख्या कितनी होती है? 4। प्राकृतिक, सम, विषम, गुणज या अपवर्तक। प्राकृतिक, सम, विषम, गुणज या क्या? अपवर्तक। ये 4 संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें, तो इतनी बातों को आप भाज्य के अंदर लिख लें। अब हम बात करते हैं अभाज्य। अब बात करते हैं अभाज्य, या इसी को कहते हैं ऋण संख्या। अभाज्य का शब्द ना पूछ करके कभी कभी आपसे अगर कहे ऋण संख्या, तो अब यहां पे क्या करना है? ऐसी संख्या जो कि स्वयं के अतिरिक्त एक से
विभक्त हूं, एक से क्या हूं, विभक्त हूं, और किसी अन्य संख्या से विभक्त न हूं, और किसी अन्य संख्या से विभक्त क्या न हो, वो कौन है, अभाज्य या ऋण संख्या। दूसरा पॉइंट, दूसरा फैक्ट क्या है, अभाज्य संख्या की सबसे छोटी इकाई दो होता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभाज्य संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, दो होता है। तीसरा पॉइंट, दो अभाज्य का योग, दो अभाज्य का योग क्या होता है, सदैव भाज्य होता है। अगला पॉइंट, संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। याद रखिएगा इन फैक्ट को। थोड़ा सा देखिए, अब ऑनलाइन वाली समस्या जो है धीरे धीरे दूर हो रही है। अगर सभी चीजें परचेज होने लगा तो हम आपको इससे जवाब मांगते, आपसे लाइव जुड़ते तो हम आपको एक टाइम पर जोड़ते सभी लोग को, और सबसे जवाब मांगते। अगर एक न तो भाज्य है तो अभाज्य तो फिर है क्या, एक प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी इकाई। दूसरा क्या पॉइंट होता, एक विषम संख्या की सबसे छोटी इकाई। ये बोलते हैं, तो आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको एकदम गंभीरता से आपको एक एक चीज लेना है, जो कि एग्जामिनर हर बिंदु को, अगर हम सब चीज कायदे से पढ़ेंगे तो कहीं से हम फाल्ट नहीं करेंगे। तो इतनी बातों को आप क्लियर कर लें। एक शब्द बच्चों को और परेशान करता है, इसका नाम है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप यहां पे लिखें आगे, इस पे क्वेश्चन क्या बनता है उसको भी हम दिखा देते हैं। जैसे आपको कहे सहभाज्य, देखिए बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं पता होगा तो यकीनन आपका मैथ फंसेगा और आपको मजा नहीं आएगा। तो आपको सहभाज्य क्या है, संख्याओं का वह युग्म, यहीं पर हम इसको लिख देते हैं, संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त, जिनमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, क्या कही जाएंगी, सहभाज्य। या इसका एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि आपको सुपर टेट में पूछा था, सहभाज्य का मौस या सहभाज्य CF का मौस सदैव एक होता है। सहभाज्य का मौस सदैव क्या होता है, एक होता है। तो ये चीजें आपसे पूछा गया था। ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जिनका आपसी मौस एक होता है, तो कौन सा होता है, सहभाज्य। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे 2 5 3 7, ठीक है, 2 5 3 7 5 7 इत्यादि। तो यहां पे देखें, संख्याओं का वह युग्म जिनके एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे 2 5 है तो आप मौसर इनका एक होगा, लेकिन इनका गुणनखंड जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक
हो उसी को क्या कहते हैं, एक दूसरे को, अगर हम एक दूसरे शब्द में कहें कि एक दूसरे को विभाजित नहीं करनी चाहिए। क्लियर? तो आपने भाज्य को देखा, अभाज्य को देखा और सब। एक नोट लिख लीजिएगा, देखिए हमारे ध्यान में आ रहा है, एक नोट लिख लीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, किसी संख्या का गुणनखंड या किसी संख्या का गुणज सदैव अभाज्य होता है। ये क्या बोला है भैया, ये क्या बोला है, अब समझिएगा। किसी संख्या का गुणज सदैव क्या होता है, अभाज्य होता है। अब जैसे मान लीजिए 15 हमने मान लिया, तो 3 गुणे 5 इसका गुणनखंड हुआ। अच्छा एक बात समझिए, गुणज, गुणनखंड और गुणनफल में क्या अंतर है। गुणज, फिर से समझिएगा, गुणज, गुणनखंड और गुणनफल, तो आप समझा देते हैं यहाँ पे 3 और 5 इसके गुणज हैं, और 15 का 3 और 5 में डिवाइड करना यानी उसको तोड़ना, ये गुणनखंड हो गया, और जो इसका इक्वल होगा वह गुणनफल होगा। तो ये आप याद रखिएगा, किसी संख्या का गुणज सदैव क्या होता है, अभाज्य होता है। क्लियर? अब इस पे हम क्वेश्चन आपसे ले लेते हैं। इसमें लिखिए, इसमें हाँ उसी क्रम में उसके नीचे लिखिए सेक्शन फर्स्ट, गुणनखंडों के रूप में अभाज्य ज्ञात करना, ऐसे लिखेंगे। लिखेंगे आप सेक्शन फर्स्ट। अब ये भाज्य भाज्य में क्वेश्चन क्या बनता है इसको देख लें। हाँ, कंपटीशन में क्या बनता है, गुणनखंडों के रूप में, गुणनखंडों के रूप में क्या है, अभाज्य संख्या ज्ञात करना। अभाज्य संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों के रूप में अभाज्य संख्या ज्ञात करना, इसका क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमने कहा, क्वेश्चन लिखे, जैसे हमने लिखा यहां पे समझिएगा, दी गई राशि छह के पावर 7 गुणे 35 के पावर 30 गुणे 11 के पावर 10 में कितनी ऋण संख्या है, में कितनी ऋण संख्या है। देखिए एक टाइप का ऋण, ऋण अभी समझे, ऋण मतलब अभाज्य। तो आप जब भी इस टाइप के प्रश्न होंगे, हमने आपसे कहा कि हर टाइप की बात हम कर देते हैं, तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। अगर हम इसका हल करें तो 6 के पावर 7 यानी इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 के पावर 7 गुणे 5 गुणे 7 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 3 और 11 का गुणनखंड नहीं होगा तो 10। एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो एक स्टेप ये बढ़ाते हैं, 2 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 3 गुणे 11 के पावर 10। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्लियर? अब सभी पावर मान को क्या करिए, जोड़ दीजिए। जैसा कि हमने आपको नोट्स लिखवाया था कि सदैव किसी भी संख्या का गुणजमान, दुनिया का कोई भी संख्याओं को भी गुणनखंड में तोड़ेंगे तो वो संख्याएं जितनी भी बनेंगी वो सभी डिजिट मान क्या होगा, अभाज्य होगा। सभी डिजिट मान अभाज्य होगा। तो आप जोड़ दीजिए, 7 7 14, 14 3 17, 17 3 20 और 20 10 30, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 30। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आए
अगर इस टाइप का गुणनखंडों के रूप में अभाज्य संख्या ज्ञात करना, तो उसका जो है लगाने का जो मैनर है या तरीका, वो आपको इस तरह से बनेगा। उसी क्रम में आगे सेक्शन 2, सेक्शन 2 संख्याओं के बीच अभाज्य संख्या गिनना। लिख लें, संख्याओं के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या गिनना। यहां पे देखें, संख्याओं के बीच अभाज्य संख्या गिनना। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस यूपीएसआई के नजरिए से हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस टाइप का जो है। जैसे हमने कहा 70 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है? विकल्प दे दें, विकल्प 17, 18, 19 और आपका 20। या ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, क्वेश्चन 2 ले लें, दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? योग कितना होगा? ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 485, 572, 722 और डी 635। अब समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि 100 के आगे वाले पॉइंट में पूछता है, थोड़ा सा आप समझिएगा। इसमें आपको राहत कौन देता है? तो राहत देता है जो स्टार का प्रश्न, जैसे हमने 2 से 3 से जो विभाजिता का नियम 11 तक आपको पुटअप कराया है, वो चीजें आपको राहत देता है। समझिएगा, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? अब सबसे बड़ी चीज है कि भैया अगर हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये श्रृंखला बनती है आपकी 10। तो यहाँ पे करें तो अभाज्य संख्या 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। अभाज्य संख्या की सबसे छोटी इकाई 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो क्या ये अल्टरनेट है, क्रमागत? इनके बीच का अंतर समान है? नहीं है। तो इनके बीच का अंतर जब समान नहीं है तो आप करेंगे क्या? एक चीजें आपको थोड़ा सा सहूलियत देंगी, एक ट्रिक बनता है, वैसे हम आपको बता देते हैं, अक्सर ये चीजें यूज की जाती हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे एक मोबाइल नंबर 4422, याद करिएगा 4422 32 23 32 23 21। फिर से देखें, ये ट्रिक होता है किसके लिए? 1 से 100 तक आपको करेगा, और ज्यादातर क्वेश्चन उसी पे पूछा गया है, लेकिन वे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस में करवाएंगे। जैसे आपसे पूछ दिया कि 100 से 140 के बीच, तो ज्यादा अंतर नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है तो 120 और 30 का अंतर तक पूछता है, अभाज्य संख्या कितनी है, या उनके जितनी भी उनके बीच की अभाज्य संख्याएं बनेंगी, इसके जैसे कहा कि 100 से 130 के बीच बनने वाली जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्या बनेगी? एक तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इनके बीच की जो अभाज्य संख्या उनका योगफल क्या होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीजें, आप जो है
जो बच्चा पेपर देखता होगा, अधिकतर अधिक से अधिक पेपर को सेट को हल करता होगा कंपटीशन का, वो बेहतर बात हमारी बात को समझ रहा होगा। तो ये इससे क्या फायदा होगा कि 4 जो है वो 1 से 10 तक है, 4 जो है 1 से 20 सॉरी 10 से 20 है, हमारी बात समझ रहे हैं। उसी क्रम में 20 से 30 2 है, 30 से 40 2 है, 40 से 50 3 है, 50 से 60 2 है, 60 से 70 2 है, 70 से 80 3 है, 80 से 90 2 है, और एक जो है एक आपका कितना है 90 से 100 के बीच में। तो अब यहाँ पे देखिए सीधे सीधे कह रहा है, अगर इसको याद रख लेते हैं तो आपके लिए कारगर। बाबू इसके लिए और कुछ व्यवस्था नहीं है, हम तो इस पे बोल भी रहे हैं, और विश्वास करिए यूट्यूब वाले तो बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि वही दिखाते हैं जो सरल हो, वही दिखाते हैं। हम दावे के साथ कर रहे हैं, और हमने आपसे कहा कि समय बताएगा हम क्या कर सकते हैं, जो है आप लोग के साथ शिक्षा में हम क्या क्रांति ला सकते हैं। हम हाँ ये समझ जाइएगा, बहुत ज्यादा अब नहीं कहना है, हम यूट्यूब की दिशा बदलना चाहते हैं, दिशा दशा दोनों बदलना चाहते हैं सब्जेक्ट को लेकर के। आखिर यकीनन पढ़ाते कैसे वो है, कोई नहीं बोलना चाहता इस पर, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक चलती नहीं, इस पे हम उलझना नहीं चाहते, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो गलत होगा। तो ये चीजें आप समझिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि अब ये चीज ऐसे नोट कर ली। अब ऐसे कह रहा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी, तो 70 से छोटी यानी करने का मतलब देखिए 1 से 10 4, तो 10 20 30 40 50 60 70 70 तक यहाँ तक बनेगा। जोड़ लीजिए 4 4 8, ऐसे करेंगे तो आपको समय लगेगा। तो 4 4 8 तो 10 तो 12 12 3 15 15 तो 17 और 17 तो 19, यानी आपका विकल्प कौन सा ही होगा 19। आपका विकल्प यानी 1 से 100 तक आपकी बातों को ये क्लियर कर देगा। यानी आपका जो है 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो कितनी है मोर बाबू 19। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कायदे से, और हमेशा याद रखिएगा मोबाइल की तरह 44 22 32 23 और क्या 21। ठीक है। अब देखें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं का योग कितना होगा। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन पता है, जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भक्त नहीं होती है। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे दिए एक 53 होगा, एक 53 होगा, आप समझ सकते हैं, एक 53 होगा, एक 59 होगा, एक 61 होगा, एक 67 होगा, एक 71 होगा, एक जो है 73 होगा, एक आपका 79 होगा, एक 83 होगा, और एक 89 होगा। और सभी का जब योगफल करेंगे तो आपकी बात बनेगी कितनी 635, यानी आपका जो विकल्प होगा वह डी होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि तो फटाक से लिख दिए। जब बाबू प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप को जगाइए। हम सब चीज के लिए वीर होते हैं, तो पढ़ने के पीछे क्यों नहीं वीर होते, हम हैं, हम जुड़े हैं। आप विश्वास करिए, हम आपको पूरी बात क्लियर करेंगे। यानी 53 हमको कैसे पता चला, तो 53 59 जो आदमी कम से कम नहीं तो अगर 12 तक भी पहाड़ा आपको पता होगा, तो अपने आपके माइंड में हमेशा होगा कि ये और 61 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। स्टार का जो पॉइंट है वो आपके लिए इसमें राहत देगा। तो ये चीजें आपकी बातें क्लियर होगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इसके लिए राहत और दे देते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा सेक्शन 3 डाल दीजिए, ये आपके लिए थोड़ा सा राहत होगा। इस प्रैक्टिस में हमको ऐसे क्वेश्चन करवाना है, तो पहले हम कंसेप्ट तैयार कर देते हैं। अभाज्य संख्या छांटना, अभाज्य संख्या छांटना। देखिए ये चीजें हम आपको प्रैक्टिस में हम एक एक पॉइंट को नोट किए हैं, एक एक पॉइंट को हम समझ रहे हैं कि किस वीडियो में हमने क्या बोला, कौन सी बातें कहाँ पे गई, वो बातों को हम एकदम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। और देखिए जैसे मान लीजिए हमने कहा 437, क्या बोले 437 भाज्य है
या अभाज्य। क्या हमने बोला? 437 भाज्य है या क्या अभाज्य? बताएं। तो जब भी भाज्य या अभाज्य छांटना होता है उसको करना क्या है? देखिए आपके लिए रहा, हमने कहा कि उसमें हमको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिखाई दिया एनटीपीसी में, उस क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पे रखेंगे जब नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। तो 437 भाज्य है कि अभाज्य, जब भी संख्या छांटना हो तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका वर्गमूल ले लीजिए और वर्गमूल लेंगे तो ये लगभग 21 हम 441, ये 441 के अंदर आएगा। ये आप ऐसे समझे, आप ऐसे समझे, जैसे हम वर्गमूल ले लेते हैं, 2 2 दूनी की 4, 2 यहाँ पे जोड़े, माइनस, खत्म हो गया 37, तो यहाँ पे 20 हुआ, तो 20 यहाँ पे 20, मतलब आप समझ जाइए कि जब वर्गमूल घर में पढ़ाएंगे तो 3 डिजिट मान है तो 2 डिजिट मान में इसका होगा, 20 के लगभग मान लीजिए बनेगा। अब जो है मोटी मोटा 20 ले, तो 20 के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या है पहले हम उनको लिख लेंगे, 2 3 5 7 11 13 19। जितनी बार वर्गमूल जाएगा लगभग में, उसके अंदर जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आप एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। और जब सभी संख्याओं को एक सीक्वेंस में लिख लेंगे तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि यह जो है क्या इस संख्याओं से, यानी जितनी भी इसके अंदर आने वाली जो है भाज्य संख्याएं हैं, अगर इसको ये डिवाइड कर दी तो वो भाज्य की श्रेणी में जाएगा, अगर नहीं डिवाइड की तो किस श्रेणी में जाएगा? अभाज्य की श्रेणी में बनेगा। तो 2 आपको पता ही है कि 2 कैसे, जिस संख्या की काय में 0 2 4 6 8 हो, तो ये रूल नहीं पता, ये खत्म हो गया। 3 योगी मान, 4 3 7 7 14, 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। 5 जिस संख्या की काय में 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। 7, अब जैसे 7 का भी देख लेते हैं, तो 7 6 42 नहीं होगा। 11 11 33 होगा ही नहीं। 13 13 39 आप देख सकते हैं नहीं होगा। आपका 19 19 दूनी के 38, 19 दूनी 38 19 57, ये 19 से डिवाइड कर लेगा, यानी ये संख्या 437 क्या है? भाज्य है। तो आप यहाँ पे इतना कंसेप्ट बना करके रखिए, इसकी जरूरत कहाँ है वो जरूरत हम आपको वहां पर दिखाएंगे। क्लियर? तो जो यहाँ पे, जिसकी यहाँ पे जो जरूरत है उस जरूरत को हम आपको वहां पर दिखाएंगे। अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक डालें, जो बातें करना है आगे लिखें, उभयनिष्ठ या लिखें इस पे क्वेश्चन जितना और बनेगा, मतलब इसी कंसेप्ट में बनेगा, और जो बनेगा हम आपको दिखाएंगे। अगला टाइप डालिए, उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। अब इसको समझिए, ये क्या मामला है, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए, उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में कॉमन कहें, भाषा समझिएगा। उभयनिष्ठ या सार गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। तो अगर हम इसकी बात, जैसे मान लीजिए हम एक छोटी सी बात आपको समझा रहे हैं, जैसे 15 है और एक 35 है। अगर हम कहें कि इसकी उभयनिष्ठता क्या है, इसकी उभयनिष्ठता क्या है, तो अगर 15 को करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा, 35 को करेंगे तो 5 गुणे क्या हुआ? 7 हुआ। 5 दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि 15 और 35 की उभयनिष्ठता क्या है? 5 है। या दूसरे भाषा में कहें तो, दूसरे भाषा में जो कहेंगे तो ये दोनों की क्या होगी? ये दोनों का क्या होगा? मौसम। यह दोनों का क्या होगा? मौसम। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बनते कैसे हैं, इनको आप समझिए। वरिष्ठता का मतलब आपने समझा। जैसे मान लीजिए हमने कहा, क्वेश्चन हम लेते हैं 127 के पावर 127
प्लस 97 के पावर 127 तथा 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 का सार्वगुणनखंड क्या होगा? अब मतलब समझिए कि सार्वगुणनखंड मतलब ऐसी संख्या जो दोनों के गुणज में समाहित हो, वही उसका सार्वगुणनखंड होगा। तो आप समझिए कि 15 35 था तो उसका हम गुणनखंड करके 5 कॉमन है, हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन क्या ऐसे प्रश्न को आप 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे? उत्तर है नहीं। तो आप ऐसे देखिए, अब देखिए मजे की बात, देखिए 127 है 97 है, यहां भी 127 और 97 पावर मान अलग अलग है, तो या तो दोनों प्लस होगा या आधार जो होगा समान होगा। ऐसे प्रश्नों को जब भी हल किया जाता है तो हमेशा आधार को जोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। यानी हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 7 14, 9 2 11, 11 1 12 और 1 1 2, यानी 224। जिस विकल्प पे होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? एक बात और कर लेते हैं, क्या करना है फिर से समझिए। पावर मान अलग अलग होगा, जैसे टॉपिक हम आगे आपको पढ़ाएंगे। एक पॉइंट होगा कि x के पावर n-1 यदि n सम या विषम हो तो वह x-1 से पूर्णतया विभक्त होगा। एक पॉइंट ऐसे होता है कि x के पावर n+1 में यदि n सम हो तो x+1 से विभक्त होगा। इस बातों को ही इसमें रखा गया है, लेकिन वह टॉपिक को हम जब आगे वाले टाइप में पढ़ाएंगे तो उसको भी यहाँ पर हम जो है इसके साथ ऐड कर लेंगे। लेकिन आप इतना यहाँ पे समझिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आधार को क्या करना है, जोड़ना है। क्लियर? आधार को क्या करना है, जोड़ना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा 527 के पावर 379 प्लस 473 के पावर 379 तथा 527 के पावर 166 माइनस 473 के पावर 166 का सार्वगुणनखंड क्या होगा, बताइए। वीडियो को रोकिए, आगे में तो हम उत्तर बताएंगे, आप वीडियो को रोकिए और उसमें आपको जो है बताइए क्या होगा, तब वीडियो चलाइएगा। वीडियो को रोकिए और बताइए क्या होगा। सीधे सीधे बात है, आपको सीधे सीधे बात है, क्या है मामला। हाँ देखिए, यहाँ पे आधार क्या है, समान है, एक में प्लस है एक में क्या है, माइनस है। तो एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आपको हमने क्या बोला कि आधार को हमेशा आपको क्या करना है, जोड़ना है। यानी आपका ये होगा 527 और प्लस 473, यहाँ पे देखें 473, यानी 7 3 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, यानी 1000। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1000। क्लियर? हाँ, वो जो x+1 वाला है वो हम अगले टॉपिक में, जो चीजें जहां पे हैं वहीं पे हम बात की चर्चा करेंगे। अगला टाइप डालें। अगला टाइप डालें। तो लिखें, अगला टाइप डालेंगे गुणजों
एवं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणजों एवं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अब ये क्या बोला है इसको आप समझिए। इसमें देखिए 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक संख्या का, एक सम का और एक विषम का। क्या बोले? नोट कर लीजिए। एक संख्या का, एक सम का और एक विषम का। ये 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चौथे तरह की बात आपसे नहीं की जाती है। तो 3 तरह से क्वेश्चन आप जो है यहां पे समझिए। क्या पहले समझते हैं क्या है मामला। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 15, जैसे हमने कहा 15 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? गुणनखंडों की संख्या समझिएगा हमारी बात। गुणनखंड यानी 15 के कितने कितने गुणनखंड हो सकते हैं, या ऐसे आप समझिए कि 15 को कितनी, या गुणजों की संख्या 15 को कितनी संख्याएं डिवाइड कर सकती है, आप ऐसे समझिए। तो 15 को कौन डिवाइड करेगा? 1, ये तो पता ही है। 3, ये भी पता है। 5 और खुद क्या? 15। समझ रहे? पहले इसका तात्पर्य समझिए। हमने आपसे कहा गुणजों एवं गुणनखंडों की संख्या, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे? 1, 3, 5 और 15। ये तो छोटी सी बात है। ये तो छोटी सी बात है कि 15 के गुणनखंडों की संख्या, तो 1, 3, 5, 15 यानी कितने हुई? 4। अगर हमने आपसे कहा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, मतलब एक छोटी सी बात हम आपको समझाने, पहले ये सेंस आपको कर रहे हैं कि मामला क्या है, तब हम आपको एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अगर हमने कहा कि 1 और 15 को छोड़ करके गुणनखंडों की संख्या, तो 2 ही होगी। 3 और क्या? 5 होगी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी एग्जामिनर बात को घुमा देता है। जैसे 2013 के एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछ दिया था कि इसको छोड़ करके, यानी 1 तो पता ही है, उसको छोड़ करके तो बच्चा ट्रिक रखा ही रह गया। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, अब देखिए अगर इसको हम हल करते हैं, अब जैसे मान लीजिए इतनी छोटी संख्या तो आपसे पूछी नहीं जाएगी। जैसे आपसे पूछा गया कि 1080, 580, 9560 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो क्या इसको जितना 15 तो भैया 2 डिजिट मान है, आपने इसको क्लियर कर दिया, लेकिन 1080 में कर पाएंगे? नहीं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमको नियम चाहिए। तो इसमें आप पहला सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा निकाल देते हैं। अगर हम नियम निकालें तो देखिए, अगर नियम की बात करें तो जैसे होता क्या है कि हमने गुणनखंड कर दिया 15, 3 गुणे क्या? 5, इसके पावर 1 है। घात हमेशा 1 छुपा रहता है, बयां नहीं किया जाता। तो लगाने का तरीका क्या होता है कि जो पावर मान है उसमें 1 अपने से एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, और उनके बीच में 1 और 1 यहाँ पे भी जोड़ देंगे। 1, 1, 2 और 2 दूनी के 4। आप देखिए बेहतर ढंग से मैनर से ज्ञात हो गया। अब आप यहां पे देखिए, ऐसे लिखिएगा, सेक्शन बना करके लिखिए। सेक्शन फर्स्ट क्या? संख्याओं के गुणनखंड की संख्या तथा उनका योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करना। क्या बोले?
संख्याओं के गुणनखंड की संख्या तथा उनका योग ज्ञात करना। इसमें पहले सेक्शन होगा, जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हमने कहा क्वेश्चन फर्स्ट, दो तरह से क्वेश्चन होगा। 1080 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? मतलब क्या, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो कि 1080 को पूरी तरह से क्या करेंगी, डिवाइड कर देंगी। कितनी संख्या इसके अंदर सागर्भित है? तो हमने क्या बोला, जब भी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो 1080 को आप पहले इसको जो है गुणनखंड में तोड़ दीजिए। 2 5 10, ये हुआ। 2 दूनी के 4, ये हुआ। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 कम 5। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा यहाँ पे शायद, यानी इसका अगर गुणनखंड कहें तो ये जो गुणनखंड हुआ 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 1। फिर से समझिए, कोई भी संख्या का अगर गुणनखंड निकालना हो तो पहले कितनी संख्याएं हैं उनको आप जो है ऐसे नोट कर लीजिए। अब क्या करना है, जो पावर, हाँ एक छुपा रहता है, जो पावर मान है उसमें आपको एक्स्ट्रा 1 जोड़ना होगा। तो 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 3 1 4, बीच में गुणा 3 1 4, फिर आप जो है फिर जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 1 आपका छुपा ही है तो 1 इसमें भी जोड़ेंगे तो आपका 2, यानी 4 चौके 16 और 16 दूनी के 32। यानी अगर आपको स्पष्ट हो गया, यानी आपसे कहा जाए कि 1080 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 1080 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 32 है। यानी हमको दूसरे अर्थ में कहें तो 32 ऐसी संख्याएं 1080 के अंदर सार्वभौमिक हैं जो कि 1080 को पूर्णतया विभक्त करने की क्षमता रखती है। क्लियर है? तो 1080 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 1080 में गुणनखंडों की जो संख्या है वो आपको ऐसे रखेंगे। फिर से देखिए, आप इनका गुणनखंड कर लीजिए, पावर मान बना लीजिए, उसमें 1 हमेशा एक्स्ट्रा जोड़ना है और जो उनके बीच जोड़ करके गुणा कर दीजिए, जो गुणनफल आएगा वही गुणनखंडों की संख्या होगी। क्लियर? इसका एक पार्ट ऐसे पूछता है, 1080 में गुणनखंडों की संख्या, इसको थोड़ा सा, हाँ इसके दूसरे पार्ट में उसके जस्ट नीचे लिखिएगा, 1080 में गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा 1080 में गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा, तो अगर अब बताइए कि जितने उसके 32 पढ़ रहे थे वो कौन कौन सी संख्याएं हैं और सभी को जोड़ें तो उसका योगफल क्या बनेगा। अब बताइए, परीक्षा हाल में 1 मिनट के अंदर 1080 के सभी 32 संख्या को हम बाहर निकालें, फिर उनको जोड़ें, घंटी बज जाएगी, बात खत्म। क्या एक नंबर से पास हो जाएंगे? नहीं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, हमने आपसे कहा जब भी क्या कहा योग, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है योग, तो आप वही काम करेंगे, आप इसका गुणनखंड कर दीजिए 2 के पावर 3, यही था 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 1। और जब योग कहेगा तो करना क्या है, जो 3 है याद रखिएगा, इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, पावर 0, और कहां तक पहुंचाएंगे, 3 तक। यानी इसका लिखने का तरीका होगा 2 के पावर 0, याद करिए, प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 और प्लस 2 के पावर 3, ब्रैकेट बंद। क्लियर? ठीक है। फिर गुणे 3 के पावर 0 प्लस
3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 और प्लस 3 के पावर 3। उसी सीक्वेंस में 5 को भी लिखेंगे, यानी 5 के पावर 0 और प्लस होगा 5 के पावर। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक बार कैसे लिखना है, हमको योग क्या होगा। तो अगर हमको योग ज्ञात करना है तो आप इसी सीक्वेंस में आप इसको कर लीजिए। जैसे आप इसको हम 0 से करेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, आप 3 तक गया है तो 3 तक हमें बीच में गुणा होगा। अब सबका कैलकुलेशन कर दीजिए। तो आपको घातांक में पढ़े हैं या जानते हैं या पढ़ाएंगे कि किसी भी संख्या का घातांकी मान अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 2 दूनी के 4 8, यहाँ पर गुणे 3, ठीक है, 1 माफी चाहते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 9 27 और गुणे 1 और प्लस क्या 5। 8 4 12 2 14, 14 1 15, यहाँ पे ले लेते हैं 15 गुणे 3 1 4 9 4 13 और 13 और 17 13 और 27 7 3 10 और 2 1 3 1 4 और गुणे 6। तो 15 गुणे, आप देख सकते हैं 15 गुणे 40 गुणे 6, यानी आपका जो बनेगा 600, 15 चौके 600 गुणे 6, यानी कितना 3600। इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। यानी सीधे सीधे आपकी बात जा रही है, सीधे सीधे बात आपकी जा रही है कि गुणजों एवं गुणनखंडों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि आप जैसे कितनी संख्या है तो वो वहां पे 1 जोड़ते थे। अगर योग कह रहा है तो इसकी स्टार्टिंग 0 से करेंगे, बीच में फिर गुणा कैलकुलेशन कर देंगे 3600। क्लियर। अब लिखिए सेक्शन 2। सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 लिखते हैं हम, इसी संख्या को लेते हैं, चलिए ज्यादा नहीं, 1080। यहां पे सेक्शन 2 डालिएगा, सेक्शन 2 डालिएगा, सम, यहां पे थोड़ा सा बस सम संख्याओं के गुणनखंड की संख्या तथा उनका योग ज्ञात करना। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1080 में क्वेश्चन आप ले लीजिए उसी के, हाँ इसको चेंज कर दीजिए, अब इसका सेक्शन 2 डालिएगा, सम संख्याओं के गुणनखंड की संख्या तथा उनका योग ज्ञात करना। 1080 में सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, अब देखिए, अब इसका जो है सम को लेकर के पूछता है। किसको लेकर के पूछता है, सम को लेकर के पूछता है। तो वही प्रक्रिया। अच्छा, सम कहते किसे, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो। बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं ताकि जितना ही आप मुंह से बोलेंगे कहेंगे उतनी ही बातें स्पष्ट होंगी। तो 1080 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसको अगर हम करें तो अभी गुणनखंड के 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1। तो आप 3 आप देख रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, अच्छा करते क्या है नियम, अभी सिर्फ संख्याओं का, सिर्फ गुणनखंडों की संख्या देखिए, क्योंकि यहाँ पे मामला क्या है, सम का, तो ये 2 क्या है, सम। तो आप याद रखिएगा, जब सम की बात कह जाए तो इसमें 2 ही सम के रूप में सरगर्भित होगा और कोई नहीं दिखाई देगा। ये थोड़ा नहीं देगा कि 4 को 4 दिखाई नहीं देगा, 4 चूंकि 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी सम की बात कहेगा तो जबकि आप 1 जोड़ते हैं तो जो सम का पावर मान है उसमें 1 आप नहीं जोड़ेंगे, यानी सिर्फ क्या कहेंगे 3, बाकी जो संख्या उसमें जोड़ देंगे। 3 1 4 और 1 1 2, यानी 4 3 12 और 12 दूनी के 24, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ 24। फिर से समझिए,
1080 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 1080 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? इसको आपने जो है तोड़ा, तो इसको तोड़ेंगे तो जो कि सम का मान कह दिया है, तो सम का चूंकि एक जोड़ते हैं, योग में क्या करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं, सबको जहां तक पावर मान है वहां तक पहुंचाते हैं, बीच में प्लस होता है। तो 3 अगर है तो ये 3 में एक नहीं जुड़ेगा, बाकी में एक जुड़ेगा, 4 गुणे 2 यानी कितना हुआ? 24। अगर हम इसी बात को ले लेते हैं, जैसे आप देखें सम गुणनखंडों, अच्छा इसका मतलब ये हुआ जो आपने क्वेश्चन 24 मतलब कि 1080 में ऐसे 24 सम हैं जो इस संख्या को पूर्णतया विभक्त करेंगे। अगर कुल की बात करें तो कुल कितने थे? 32 थे। कुल कितने थे? 32 थे। अगर हमने कहा 1080 में सम गुणनखंडों की संख्या का योगफल क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चन आप अपने नोट्स में बनाइए। 1080 में सम गुणनखंड की संख्या का योगफल क्या होगा? तो 1080 में अगर हम बात करते तो वही प्रक्रिया 1080, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 3, 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1। अब यहां पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, आपको करना क्या है? आपको करना ये है, वहां पे एक एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते थे सम संख्या को गुणनखंडों की संख्या पर, और यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि यहाँ पे भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जो हम 0 से लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट किससे लिखेंगे? 1 से, और बाकी सभी घातांकी मान में 0 से लिखेंगे। आप समझ सकते हैं हमारी बात को? तो 0 से नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0 नहीं लिखेंगे। किस कंडीशन में? सम के कंडीशन में, सम की स्थिति में आप जो है इस पॉइंट को आप नहीं लिखेंगे। तो आपको करना क्या होगा? यानी 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 और गुणे यहाँ पे ले लेते हैं 5 के पावर 0 और प्लस 5 के पावर 1। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे तो 2 1 कम 2 दूनी के 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 यानी 8 4 12 2 14, 14 गुणे 1 मान आएगा तो 1 प्लस 3 3 3 के 9 3 3 के 9 3 27, 3 1 4 9 4 13 और 13 और 27 40, 13 और 27 40 और गुणे 1 और प्लस 5 5 1 6 यानी 14 गुणे 40 गुणे 6 यानी आपका बनेगा करीब जो है, यानी आपका 0 560 गुणे 6 0 6 6 के 36 और 6 5 30 और 30 3 33, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 33 60। इस प्रश्न का उत्तर 33 60। तो इस बात को समझ लीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, 1 से 1.5 घंटा के लगभग हो जा रहा है। हाँ, एक बात लास्ट में हम यही कहेंगे सभी लोग से, जितने लोग जो है इस चैनल को देख रहे हैं, हम आपके ऊपर प्रेशर नहीं दे रहे हैं। आप अपने कमेंट में, हम आज विश्वास लेते हैं, आज अपने कमेंट में आप लिखिएगा कि नहीं फीस होना चाहिए, फीस जो है जरूरी है, फीस हम मान्यता नहीं रख रहे हैं। आपको जो भी इच्छा बनेगी आप उसको क्लियर करेंगे। आप अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ फीस बनेगी और हम आपको माध्यम सुलभ कराएंगे। हम अगले वाले वीडियो में आपसे जो है राय लेंगे। ठीक है, पढ़िए, आगे की टॉपिक हम जो है कोशिश रहेगी कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।